हर व्यक्ति की अपनी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। मेडिकल साइंस मानती है कि अगर सही इंटेंसिटी के साथ में कोई शब्द बोला जाए तो वो आपके शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सीधा हस्तक्षेप कर सकती है। हजारों साल पहले इसी बायोलॉजिकल कमांड को एक नाम दिया गया था, श्राप या क्रस्ट। इतिहास गवाह है कि इसी एक कोड ने ना सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं का विनाश किया है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्राचीन कथाओं की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे एक बंद कमरे की हवा ने दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों को एक बायोलॉजिकल क्रैश का शिकार बना दिया है। एक ऐसा गाना जिसे सुनने वालों ने रहस्यमय तरीके से अपना जीवन ही समाप्त कर लिया है, और कैसे एक छोटा सा विचार मनुष्य के मस्तिष्क में किसी मेलवेयर्स की तरह काम करता है। ये सब कुछ कोई सामान्य संयोग नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे आज की मॉडर्न रिसर्च अब जाकर डिकोड कर पाई है। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप उन बातों का पीछे का असली सच जान जाएंगे जिन्हें अब तक सिर्फ मिथक कहकर नकारा जाता है। हम हमेशा से दो अलग अलग चीजों को अलग मानते आए हैं। एक तरफ है हमारा आधुनिक विज्ञान जो सिर्फ प्रमाणित डेटा पर आधारित है, और दूसरी तरफ है हमारा प्राचीन इतिहास जो मनुष्यों और देवताओं के दिए गए श्राप की बातें करता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों बातें असल में एक ही हों? आज हम इसी प्राचीन मान्यता और आधुनिक क्वांटम बायोलॉजिकल को आपस में जोड़ने वाले हैं। जब भी हम श्राप शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पौराणिक कथाएं आती हैं, जैसे महाभारत का वो प्रसंग जहां द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में सोते हुए बच्चों की हत्या की थी। उस अपराध के प्रतिशोध में उन्हें 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने और उनके घाव में कभी भी ना भर पाने का श्राप मिला था। या फिर ऋषि दुर्वासा का शकुंतला को दिया गया श्राप जहां यादें पूरी तरह से मिटने की बात की गई थी। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। प्राचीन ग्रीस के लोग मियास्मा यानी आध्यात्मिक प्रदूषण पर विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि एक पूर्वज की गई गलती का दंड आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यह हमारे यहाँ बिल्कुल पितृदोष जैसा है। जापान के इतिहास में ओनरिया यानी धोखा खाई हुई महिला का प्रतिशोध की कथाएं इसी बात की ओर इशारा करती हैं। आज की जनरेशन और हम सब इन बातों को सिर्फ एक मोरल लेसन या फिर कहानी मानकर खारिज कर देते हैं। हमें लगता है कि पुराने समय में जब न्याय व्यवस्था इतनी नहीं थी तो लोगों को डराने और समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन श्रापों का आविष्कार किया गया। ये तर्क अपनी जगह बहुत हद तक सही है। अगर किसी के कुछ बोल देने मात्र से किसी दूसरे व्यक्ति की जान कैसे जा सकती है? ये तो विज्ञान के बुनियादी नियमों के ही विपरीत है। लेकिन यहीं पर हमारी समझ में एक बहुत बड़ी कमी है। हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई चीज लैब में साबित नहीं हुई है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर श्राप सिर्फ समाज को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थी तो फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज वो रहस्यमयी मौतें कैसे हुई जिन्हें दुनिया के बड़े बड़े शोधकर्ता ने भी अपनी आंखों से देखा था? वो मौतें जिनमें ना कोई हथियार शामिल था और ना ही कोई स्पष्ट कारण। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी असल जीवन की घटनाएं इन्हीं श्राप का सीधा नतीजा थी, और आज हमारे पास इसके पक्के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। एक ऐसा अनसुलझा इतिहास जिसे महज संयोग का नाम देकर फाइलों में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जब हम इन ऐतिहासिक फाइलों को खोलते हैं तो सबसे पहला नाम आता है इजिप्ट के राजा तुतनखामेन का। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजी हार्वर्ड कार्टर ने इस प्राचीन मकबरे की खोज की थी। कहा जाता है कि उस मकबरे के दरवाजे पर साफ अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी। चेतावनी ये थी कि जो कोई भी राजा की शांति भंग करेगा, मौत बहुत तेजी से उसके पास आएगी। इसे द फेरोज कर्स का नाम दिया गया है। मकबरे खुलने के मात्र 4 महीने बाद ही इस खोज की फंडिंग करने वाले लॉर्ड कार्नवालिस की अचानक मृत्यु हो गई। कारण बताया गया एक मच्छर का काटना, और उसके बाद हुआ ब्लड पॉइजनिंग। बात यही नहीं रुकी। कार्टर की टीम के कई और सदस्यों की रहस्यमयी बीमारियों और अचानक हुई हादसों में मौत होने लगी। पूरी दुनिया के अखबारों में तुतनखामेन के शाप की खबरें छा गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो पुरानी बातें हैं और इजिप्ट के मकबरे हमेशा से रहस्यों से घिरे रहे, लेकिन क्या एक चमकता हुआ पत्थर भी किसी पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है? 45.52 कैरेट का नीला होप डायमंड इतिहास का सबसे कुख्यात हीरा माना जाता है। कहा जाता है कि 1666 में जीन बैप्टिस्ट टेविनियर नाम के एक फ्रांसीसी व्यापारी ने भारत के एक प्राचीन मूर्ति से इस हीरे को चुराया था, और यहीं से शुरू हुआ बर्बादी का एक ऐसा सिलसिला जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। फ्रांस के राजा लुई सोल्वे और मैरी एंटोनेट के पास में जब यह हीरा गया तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। जिस
जिस डच जोहरी ने इस नीले हीरे को तराशा था, उसकी हत्या उसी के अपने बेटे ने कर दी। और 1911 में जब अमेरिकी महिला एवलिन वॉल्स मैकली ने इसे खरीदा तो उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। उनके बेटे की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, बेटी ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया और उनके पति अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। क्या ये सब केवल एक इत्तेफाक था या फिर उस पत्थर में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी लॉक हो गई थी जो उनके संपर्क में आने वाले हर इंसान के बायोलॉजिकल फील्ड को क्रैश कर रही थी? आप आगे इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे बाहरी वस्तुएं या विचार हमारे दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर कर सकता है जो सीधे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और शरीर को अंदर से मार देता है। लेकिन उससे पहले एक और घटना का जिक्र करना बहुत आवश्यक है जो किसी प्राचीन काल की नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के समय की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में अमेरिकी सैनिक के जहाज यूएसएस इंडियाना पॉलिस को एक बेहद ही सीक्रेट मिशन सौंपा गया था। इस जहाज को हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले पहले परमाणु बम के हिस्से को सुरक्षित पहुंचाना था। यह दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला एक बेहद विनाशकारी हथियार था। जहाज ने अपना मिशन पूरा किया, लेकिन इस विनाशकारी हथियार की डिलीवरी के तुरंत बाद इस जहाज को एक टॉर्पीडो ने हिट कर दिया। लगभग 900 से ज्यादा नौसैनिक गहरे पानी में गिर गए। अगले 4 दिनों तक मदद नहीं पहुंच पाई। उन सैनिकों ने शार्क के हमलों, डिहाइड्रेशन और खारे पानी के जहर से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी थी। कई लोगों ने इसे एक ऐसे हथियार को डिलीवरी करने का श्राप माना जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली थी। इन तीनों घटनाओं को ध्यान से देखिए, एक मकबरा, एक प्राचीन हीरा और एक परमाणु हथियार ले जाने वाला आधुनिक जहाज। इन घटनाओं को सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाला जा सकता है, लेकिन जब इन मौतों का पैटर्न एक जैसा ही हो तो विज्ञान को इसके पीछे के कारणों की जांच करनी ही पड़ती है। आखिर ऐसा क्या था जो इन लोगों को अंदर से मार रहा था? मैं अभी उस असल पॉइंट पे आता हूं जिससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर उससे पहले अगर आपको ये डीप इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से क्या कोई वस्तु या स्थान सच में अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर सकती है, एक श्राप को स्टोर कर सकती है। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मौतें इत्तेफाक नहीं थी और ना ही ये कोई अलौकिक जादू था। इसका असली जवाब बाहर किसी भूत प्रेत में नहीं बल्कि इंसान के शरीर के अंदर छुपे हुए एक ऐसे कोड में है जिसे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस डिकोड कर चुकी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि कहाँ हम ऐतिहासिक मकबरों और श्रापित हीरो की बात कर रहे थे और अचानक हम ह्यूमन बायोलॉजी पर कैसे आ गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही वो कड़ी है जो आगे जाकर उन सभी ऐतिहासिक रहस्यों को एक साथ में जोड़ देगी। सबसे पहले हम साउंड एंड वाइब्रेशन के विज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा। वैज्ञानिक रूप से इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु की अपनी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। जब कोई शब्द या मंत्र एक सटीक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ में बोला जाता है तो वो एक एकॉस्टिक इंजीनियरिंग की तरह काम करने लगता है। ये साउंड वेव्स सीधे हमारे शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और हमारी कोशिकाओं में भारी बदलाव कर सकती हैं। अब इसी थ्योरी को मॉडर्न मेडिकल साइंस के नजरिए से देखते हैं। चिकित्सक विज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है नोसिबो इफेक्ट। ये जाने माने प्लेसिबो इफेक्ट का बिल्कुल विपरीत रूप है। अगर किसी भी व्यक्ति को गहराई से यह विश्वास हो जाए कि उसे शाप मिला है तो उसका ब्रेन एक अलग ही डिफेंस मोड में चला जाता है। हार्वर्ड के प्रसिद्ध फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर बी कैनन ने 1942 में अपनी रिसर्च में इस पूरी बायोलॉजिकल घटना को वूडू डेथ का नाम दिया था। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक सदमे और भयानक डर से एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति का शरीर भी काम करना बंद कर सकता है। हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक विचार हमारे शरीर को अंदर से क्रैश कर सकता है, लेकिन वीडियो में आगे हम एक ऐसे अदृश्य खतरे को डिकोड करेंगे जो हजारों सालों से उन सील बंद कमरों में अपना शिकार खोज रहा था और उसका हमारे विचारों से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन हमारा खुद का ब्रेन हमारे शरीर को मारता कैसे है, इसकी पूरी प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक है। जब कोई व्यक्ति खुद को श्रापित मानता है तो उसके ब्रेन का एमिगडाला जो हमारे डर को प्रोसेस करता है वो एक्टिव हो जाता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को एक इमरजेंसी संकट का सिग्नल भेजता है। इसके तुरंत बाद हमारे ब्लड में कार्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनमें भारी ओवरलोड होने लगता है। इस हार्मोनल बाढ़ के कारण शरीर के सेल्स में कैल्शियम बहुत खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इस मेडिकल स्थिति में हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और हार्ट की मांसपेशियां अचानक काम करना बंद कर देती हैं। यह एक पूर्ण बायोलॉजिकल सिस्टम क्रैश है। शरीर की इम्यूनिटी पूरी तरह से ठप हो जाती है और व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। यह प्रोसेस साबित करता है कि शाप का
गहरा विश्वास मानव जीवन विज्ञान को इस हद तक बदल सकता है कि शरीर स्वयं ही अपना समाप्ति का कारण बन जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे विचारों में सच में इतनी शक्ति है कि वो हमारे डीएनए तक को बदल सकते हैं? अपने विचार आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हमारा ब्रेन और हमारा डर ही हमारे शरीर को अंदर से मार रहा है, तो फिर इजिप्ट के उन प्राचीन मकबरों का क्या? उन हजारों साल पुराने सील बंद कमरों में तो कई ऐसे लोगों की भी जान गई जिन्हें किसी शाप पर कोई विश्वास ही नहीं था और ना ही उन्हें कोई डर था। तो फिर वहां बिना किसी डर और विश्वास के उन लोगों की जान आखिर किसने ले ली? पिछले हिस्से में हमने देखा कि हमारा अपना मस्तिष्क शरीर को कैसे क्रैश करता है, लेकिन राजा तुतनखामेन के मकबरे में मरने वाले कई लोग तो डरे हुए नहीं थे। यहीं पर आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। प्राचीन इजिप्ट के लोग जब किसी भी राजा को दफनाते थे तो उसके साथ में मांस, फल और सब्जियां भी रखते थे। उनका मानना था कि पुनर्जन्म की यात्रा में राजा को भोजन की आवश्यकता होगी। हजारों वर्ष तक सील बंद कमरों में रखा यह जैविक भोजन खतरनाक बैक्टीरिया के लिए एक मतलब इंक्यूबेटर बन जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस मकबरे के अंदर की हवा को टेस्ट किया तो उन्हें वहां पर एस्परगिलस नाइजर नाम की एक बेहद जहरीली फफूंद मिली है। इसके अलावा वहां चमगादड़ और मलमूत्र से पैदा होने वाले हिस्टोप्लाज्मा नाम का एक खतरनाक पैथोजन भी मिला है। जब हार्वर्ड कार्टर की टीम ने वो मकबरा खोला तो ये पैथोजन सीधे उनके फेफड़ों में चले गए और बात केवल फफूंद तक सीमित नहीं थी। उन सील की गई कब्रों में अमोनिया गैस और फॉर्माल्डिहाइड की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। ये कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं थी। वास्तव में प्राचीन लोगों ने इस शाप को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया था ताकि कोई भी उनके राजा के खजाने को ना चुरा सके। पोलैंड के राजा कासिमीर चतुर के मकबरे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वहां भी 15 शोधकर्ताओं की मृत्यु कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से हुई थी। ये प्राचीन सभ्यताओं का एक ऐसा बायोलॉजिकल ट्रैप था जिसे हम आज डिकोड कर पाए हैं। लेकिन फिर उन श्रापों का क्या जो किसी भी जगह से नहीं बल्कि किसी विचार या वस्तु से जुड़े हुए थे? जैसे वो हॉलीवुड की डरावनी फिल्में द ओमेन और पोल्टरजिस्ट जिनके सेट पर कलाकारों की रहस्यमय रूप से मृत्यु हो गई, या फिर संगीत जगत का वो प्रसिद्ध 27 क्लब जहां महान संगीतकार ठीक 27 वर्ष की आयु में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहीं पर इंफॉर्मेशन थ्योरी का हमारे मनोवैज्ञानिक का सबसे गहरा पैटर्न सामने आता है। इसे स्टैटिकल क्लस्टरिंग या टेक्सास शार्प शूटर फैल्सी कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क इस तरह से डिजाइन है कि वह बेहतरीन घटनाओं में भी एक पैटर्न ढूंढने लगता है। फिल्म निर्माण एक बहुत ही भारी इंडस्ट्रियल काम है। वहाँ भारी उपकरण, हाई वोल्टेज बिजली और खतरनाक स्टंट का इस्तेमाल होता है। सामान्य फिल्मों के सेट पर भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जब वही दुर्घटनाएं किसी शैतानी या डरावनी फिल्म के सेट पर होती हैं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत उसमें एक शाप मान लेता है। इसी तरह 27 क्लब का सच भी केवल एक कंफर्मेशन बाइस है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक बहुत ही बड़े डेटा रिसर्च ने साबित किया है कि 27 वर्ष की उम्र में संगीतकारों के मरने का कोई विशेष सांख्यिकीय ग्राफ नहीं है। वास्तव में सबसे अधिक मौत तो 56 वर्ष की आयु में होती है, लेकिन 27 वर्ष की उम्र में मरने वाले कलाकारों को मीडिया ने इतनी अधिक हाइप दे दी है कि हमें इसमें भी एक स्थापित सत्य लगने लगा है। और वो गाना ग्लूमी संडे जिसे सुनकर सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था, वो गाना उस समय रिलीज हुआ था जब विश्व द ग्रेट डिप्रेशन के भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भूखमरी, गरीबी और अवसाद के उस दौर में वो गाना लोगों के दर्द की आवाज बन गया था। वो कोई शापित गाना नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए समाज का सामूहिक दुख था। अगर हम ध्यान से देखें तो एक शाप हमारे समाज में एक मैलवेयर की तरह काम करता है। जिस तरह एक गलत कोड कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देता है, उसी तरह एक शाप का विचार इंसान के नर्वस सिस्टम में एंट्रोपी या फिर अव्यवस्था बढ़ा देता है। प्राचीन मुनियों और दार्शनिकों के पास में माइक्रोस्कोप या फिर साइकोलॉजिकल डेटा नहीं था, लेकिन वे फ्रीक्वेंसी और मानव शरीर की इस प्रतिक्रिया को बहुत गहराई से समझते थे। इसलिए उन्होंने इस जटिल विज्ञान को शाप नाम की एक कहानी के रूप में जड़ दिया है। यहाँ आकर हमारे ऐतिहासिक रहस्य और मेडिकल विज्ञान पूरी तरह से आपस में जुड़ जाते हैं। विज्ञान ने इजिप्ट के मकबरे से लेकर इंसान के एमिगडाला तक के शाप को डिकोड कर लिया है। हम समझ चुके हैं कि यह सारा खेल फफूंद और पैथोजेंस और नोसिबो का इफेक्ट था। लेकिन क्या विज्ञान के पास में इस ब्रह्मांड की हर अजीब घटना का 100% सटीक उत्तर है?
क्या हमारी मानव चेतना मतलब ह्यूमन कॉन्शियस के बारे में हमें सब कुछ ज्ञात हो चुका है? कुछ इत्तेफाक इतने अधिक सटीक और भयानक होते हैं कि वहां हर तरह का गणित और विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। हम वीडियो के अगले और अंतिम हिस्से में उसी अनसुलझे रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसका उत्तर शायद कभी किसी लैब में ना मिल सके। तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्या शाप सच में होता है? अगर आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका जवाब हाँ है, लेकिन यह वैसा सच नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यह कोई अलौकिक शक्ति, जादू टोना या किसी देवता का प्रकोप नहीं है। शाप असल में मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजी और पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट का एक बहुत ही खतरनाक और जटिल कॉकटेल है। नोसिबो इफेक्ट साबित करता है कि हमारा अपना मस्तिष्क हमें मार सकता है। एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी यह प्रमाणित करती है कि हजारों साल पुराने पैथोजेंस एक बायो वेपन की तरह काम कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी हमें बताता है कि कैसे सांख्यिकीय मतलब स्टैटिस्टिक्स, सहयोग और हमारा पैटर्न खोजने वाला दिमाग साधारण घटनाओं में भी एक रहस्यमयी शाप को रूप दे सकता है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकोलॉजिकल पैथोजन है। इसे काम करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल मानव मन के गहरे विश्वास और कुछ विशेष पर्यावरण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आज विज्ञान मकबरों और हमारे दिमाग के अंदर चल रहे केमिकल लोचे को तो पूरी तरह से डिकोड कर चुका है, लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। एक आखिरी अनसुलझा रहस्य अब भी बाकी है जिसका उत्तर आज भी एडवांस साइंस के पास में नहीं है। विज्ञान यह तो बता सकता है कि डर से शरीर को क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस का क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स भी यह मानती है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के कारण सिर्फ किसी भी चीज को देखने मात्र से उसकी वास्तविकता बदल सकती है। तो क्या एक समूह का सामूहिक विश्वास या कलेक्टिव वाइब्रेशन सचमुच ब्रह्मांड के व्यवहार को बदल सकता है? कुछ इत्तेफाक इतने सटीक होते हैं कि वो गणितीय संभावनाओं के हर नियम को तोड़ देते हैं। वहां विज्ञान और तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और एक गहरा रहस्य शुरू हो जाता है। शायद हमारे पूर्वज इसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। शायद श्राप सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक गहरा सबक था कि शब्द सिर्फ हवा नहीं होते हैं, उनमें निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति होती है। और हमारा विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह वो कोड है जो हमारी वास्तविकता को लिख सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो पर।